जी, मैं दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि सब बच्चों को जो है ना दोबारा से क्लियर हो जाए और साथ रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। जी, हम बात कर आज हमारा टॉपिक जो है वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमारे पास, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हम तब इस्तेमाल करते हैं हम जब हमें आइडेंटिफाई करना है किसी ग्रुप, कोई हमने केमिकल बनाया, कोई हमने कोई भी सब्सटेंस बनाया है सॉलिड फॉर्म में, उसकी हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाते हैं कि आया कि इसके अंदर कौन कौन से न्यू बॉन्ड्स बने। ठीक है, आपने ए कंपोनेंट लिया, बी कंपोनेंट लिया, और यानी कि ए रिएक्टेंट लिया, बी रिएक्टेंट लिया, और आपने उनको मिलाया, कोई सी कंपोनेंट बन गया। अब आप उसमें आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि यार जो हमने ये दो कंपोनेंट्स मिलाए थे या दो रिएक्टेंट्स मिलाए थे, इससे जो नया प्रोडक्ट बना है वो उसके अंदर क्या कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है क्या, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या हो सकती है, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास जब भी दो एटम्स के दरमियान कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है या आयनिक बॉन्ड बनता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑलमोस्ट एनी कंपाउंड हैविंग कोवलेंट बॉन्ड्स, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, अब्सॉर्ब वेरियस फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द इंफ्रारेड रेडिएशन रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कि हमारे पास जो कोई भी कंपोनेंट जो बना है उनके दरमियान कोई न्यू बॉन्ड्स बने हैं दो एटम्स के दरमियान। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वाटर है, अगर वाटर बन रहा है तो उसके अंदर OH ग्रुप है, तो ये अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाकर जब हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देंगे ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं ये वाइब्रेशन शो करते हैं। ये क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और वो वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो उस रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो जब वो वाइब्रेट करते हैं तो यहाँ ये क्या करते हैं जी, फंक्शनल ग्रुप्स अपना स्पेक्ट्रा शो कर देते हैं लाइट अब्सॉर्बेंस के इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इस रेंज के ऊपर वो जो है ना फ्रीक्वेंसी अब्सॉर्ब करेंगे और वाइब्रेट कर देंगे। तो इससे हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि स्पेसिफिक कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारे कंपाउंड के अंदर पाया जाता है। वो यहाँ पे कहता है द रीजन लाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये इंफ्रारेड रीजन जो है ना कहाँ पे लाई करता है। ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे देख लो कि पहले हमारे पास जो है ना 200 से नीचे जो रेडिएशंस हैं वो बहुत हाई उसकी हैं, वेवलेंथ की, बहुत हाई वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की है, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी की जो है वो एक्सरेज हैं। देन उस से छोटी जो है वो अल्ट्रावायलेट है। फिर हमारे पास विजिबल रीजन आता है, ये वाला जो है हमारे पास विजिबल रीजन है। इस वाले उसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ से देखो जी कि ये आपके पास कॉस्मिक रेज एक्स रेज वाला रीजन है, देन आपके पास अल्ट्रावायलेट है, और ये थोड़ा सा जो है ना विजिबल है। और विजिबल के बाद जो है ना 800 नैनोमीटर के बाद हमारे पास इंफ्रारेड का जो है ना रीजन स्टार्ट हो जाता है। ये मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं वो इस वेव नंबर की या इस वेव लेंथ की फ्रीक्वेंसी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इंफ्रारेड रीजन के दरमियान होती है। वो कितनी हो सकती है, वो कहता है कि ये नियर इंफ्रारेड, यानी कि बिल्कुल जो है ना विजिबल के करीब करीब जो है ना, वो यहाँ पे देख सकते हो कि 760 नैनोमीटर से स्टार्ट हो जाती है। और लेकिन मोस्टली जो है ना वो मिडल वाले रीजन में लाइट अब्सॉर्ब करते हैं, जिसको मिडल इंफ्रारेड रीजन कहते हैं। और एक फार इंफ्रारेड रीजन है, इसकी वेव नंबर जो है ये 300 नैनोमीटर से लेके 1 मिलियन नैनोमीटर। अगर इसको मैं वेव लेंथ को नैनोमीटर से या माइक्रोमीटर से कन्वर्ट करूं सेंटीमीटर में, तो ये वेव लेंथ वेव नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरे पास जो हम जो स्पेक्ट्रास पढ़ेंगे ना मोस्टली हम मिडल वाला पढ़ेंगे जी। हमारी वेव नंबर की रेंज क्या होगी, 200 से लेके 4000 तक, 200 से लेके 4000 पर सेंटीमीटर की रेंज में आपको वे जो है ना स्पेक्ट्रास दिए जाएंगे, जिनमें से आपने आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सी वेव नंबर के ऊपर, कौन सी पर सेंटीमीटर के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो अपेयर होगा, किसकी पीक आती है। तो ठीक है, यहाँ ये तो थी जर्नल एक सिर्फ के ये हमारे पास इंफ्रारेड रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है। फिर बात करते हैं कि
इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है कि हमारे पास हर तरह के मॉलिक्यूल्स, डाइपोल भी हो सकता है या कोई भी फंग मॉलिक्यूल हो सकता है या उसके दरमियान जिन दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड हो सकता है, वो कहता है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ऑल यूं यहाँ पे रेडिएशन इन दिस रेंज करस्पॉन्ड टू द रेंज। ओके, सिंपल सुन लो कि मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी स्टेट व्हेन दे एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस। वही वाला स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल जो है एक्साइटेड फॉर्म में आ जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, फिर देन वापस आते हैं तो वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट जो है ना इमिट करते हैं एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आते हुए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम जब ये एक्साइटेड फॉर्म में जा रहा है देन वो कितनी रेडिएशन जो है ना एब्जॉर्ब करेगा, उससे हमारे पास इसकी पीक जो है ना वो अपेयर हो जाती है। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि सम इन इसके जो ना टू टाइप्स की जो आपके पास स्पेक्ट्रा होता है वो दो तरह का हो सकता है। बॉन्ड जो है दो तरह से अपनी सिमेट्री शो करते हैं, अपने जो है स्ट्रक्चर शो करते हैं, सिमेट्रिक या सुडो सिमेट्रिक। यहाँ देखो सिमेट्रिक है जिसमें सेम है, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरमियान डबल बॉन्ड है और यहाँ पे दोनों साइडों पे सेम फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे ये सिमेट्रिकल बॉन्ड्स हैं। ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक बॉन्ड्स हैं। जैसा कि हाइड्रोजन में दोनों साइड पे, बॉन्ड के दोनों साइड पे क्या लगी हुई है, हाइड्रोजन। क्लोरीन में क्या, दोनों साइड पे क्या लगी हुई है, क्लोरीन। ठीक है, और जो सूडो सिमेट्रिक है उसमें दोनों साइड पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं सूडो सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि ये देखें जी, ये सिमेट्रिक अल्कीन्स हैं और ये सिमेट्रिक अल्काइंस हैं। यहाँ पे ये सिमेट्रिक अल्कीन्स हैं और ये सॉरी सूडो सिमेट्रिक हैं, और ये यहाँ पे देखो इधर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इस साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए इसको जो है ना हम दो आगे टाइप्स में, आगे हम सिमेट्रिक को भी दो टाइप्स में कर देंगे। अच्छा, दो तरह के बॉन्ड, ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये दो तरह की अपनी फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन शो करते हैं। या तो इनकी वाइब्रेशन जो होती है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है या फिर बेंडिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जी, वो कहता है कि ये एवरी टाइप ऑफ बॉन्ड हैज अ डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। हर बॉन्ड जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वाइब्रेट करेगा। ठीक है, सिंस टू ऑफ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड इन टू डिफरेंट कंपाउंड्स आर in two slightly different environments, no two molecules of different structure। okay, वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास अगर सेम टाइप के दो बॉन्ड्स मौजूद होंगे और वो दो डिफरेंट कंपाउंड्स में होंगे तो हो उनमें स्लाइटली थोड़ा सा एनवायरनमेंट में फर्क है, इसलिए उनकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो स्लाइटली थोड़ा एक दूसरे से ऑपोजिट हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास मिथाइल ग्रुप है तो वो मिथाइल ग्रुप जो है ना 3000 के ऊपर अपनी स्पेक्ट्रा शो करे, अपनी एब्जॉर्बेंस शो करे। हो सकता है वो 2990 पे कर दे, तो तकरीबन करीब करीब ही है आप, लेकिन एक रेंज आपको पता चल गई कि इस रेंज में ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। जैसे मैं OH की बात करता हूँ, OH फंक्शनल ग्रुप्स, अगर वो अल्कोहल का OH है तो वो क्या करता है, वो आपका तकरीबन 3300-3400 के करीब जो है पर सेंटीमीटर के करीब अपनी जो वेव नंबर के ऊपर अपनी पीक शो करेगा। लेकिन अगर वही OH ग्रुप पानी का है, वाटर का, देन वो 1600 के करीब करेगा। तो अगर आपके पास आपने एक मटेरियल बनाया और उसका IR इंफ्रारेड FTIR करवाया और उसमें आपने देखा जी एक पीक शो हो रही है 3300 और 3400 के दरमियान में और एक पीक शो हो रही है 1650 और 1610 के दरमियान। ठीक है, तो आप दोनों OH हैं, लेकिन एक OH है अल्कोहल का और एक OH है वाटर के मॉलिक्यूल्स का, तो इट मींस कि आपके सैंपल के अंदर वाटर भी एग्जिस्ट करता है वहां पे। ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर भी मौजूद है कि वाटर भी अटैच है उसके साथ और उसके साथ अल्कोहलिक ग्रुप भी अटैच है अल्कोहल्स का। ठीक है, जैसा मैथनॉल के साथ हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है। अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो उसमें आप कुछ क्लियर हो जाएगा। कहता है कि हमारे पास दो कहता ओके हाँ जी,
ठीक है, ये उसने कहा कि डिफरेंट आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन के स्पेक्ट्रम के दरमियान अपनी पीक शो करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉन्ड, जैसे कि NH, CH और OH। यहाँ पे देखो, ये आपके पास कंप्लीटली स्पेक्ट्रा है जो कि स्टार्ट हो रहा है 650 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर से लेके 4000 तक। यहाँ पे देखो 2500 से जो है ना 4000 के दरमियान तीन फंक्शनल ग्रुप्स अपनी पीक शो करते हैं। अगर ये 2500 है तो ये तकरीबन 26, 27, 2800, 2900 के दरमियान है। ठीक है, CH ग्रुप कहाँ पे जो चीज पूछनी है वो साथ साथ पूछते भी जो यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लियरली आवाज आ रही है ना सबको, तो यहाँ से पूछते जो अपनी फिर ना कहना कि जो ना हमें समझ नहीं आई थी। सर ये हमने फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई करना है या वेव नंबर से सर? जी, वेव नंबर से, वेव नंबर से। फ्रीक्वेंसी को ही उसने वेव नंबर में कन्वर्ट किया। वो अभी मैं नीचे दिखाऊंगा, वो फार्मूला है। वो सिर्फ क्या करना है, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है यार, जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको वेव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। आप समझो कि मैं फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वेव नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक। ठीक है, ठीक ओके। सर। हाँ जी, और किसी को कोई अब तक क्लियर ना हो तो वहीं पे पूछ लेना। वो इसने ना अब यहाँ पे इस वाले टेबल में उसने थोड़ी सी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को बताया है कि IR इंफ्रारेड रेडिएशन यानी कि FTIR फंक्शनल ग्रुप के, सॉरी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि अपनी इस फ्रीक्वेंसीज के ऊपर या वेव नंबर्स के ऊपर अपनी अपीयरेंस शो करते हैं। तो ये आप देख सकते हो जी। हम बात कर रहे हैं शुरू से कि देखो यहाँ पे NH है, ये NH तकरीबन, अगर मैं ये 2500 और ये 4000 है तो यहाँ समझ लूं कि ये तकरीबन 3000 के करीब है, और इसका हाफ यहाँ पे कर लूं, ये जो है तकरीबन 3250, 3300, ये 3300-3400 के करीब रेंज है इसकी। ठीक है, OH की। इसी तरह NH की भी है। लेकिन अगर दोनों पीक्स ऐसी अपेयर हो जाए इसी रेंज में, अल्कोहल वाले रेंज में, दो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो OH की पीक होगी ना वो थोड़ी ब्रॉडर होगी, थोड़ी ब्रॉडर होगी, जैसा कि आप ये देख सकते हो। यहाँ देखो, ये पीक जो है ना ये थोड़ी ब्रॉडर है, मतलब मोटी पीक है। और अगर ऐसी पीक होती ना यहाँ पे इस रीजन में, इसी रीजन में ऐसी छोटी सी पीक होती, या यूं समझ लो कि जैसी ये पीक है ऐसी ही पीक यहाँ पे पेयर होती, तो सर। देन वो OH की। जी बच्चे। सर वो सर आपकी स्क्रीन स्लाइड शो शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही? नहीं सर। सिर्फ ओ फयाज फयाज, अहमद है कोई उनकी। यार अरे एक तो किसी ये और ने बंदा शेयर जो की ना, हुई है। ये पता नहीं क्या चाहता है भाई। जी अब आ गई है। जी जी मैं आप। आ सर गई अब है। आ हाँ जी, मैं बात कर रहा था, देखो फॉर एग्जांपल मैं ये स्पेक्ट्रा आपको दे दूं। ठीक है, मैंने अभी बात की कि यहाँ पे देखो ये रीजन है आपके पास 650 से लेके 4000 तक। यहाँ अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ कि क्योंकि ये जिस तरह ये स्पेक्ट्रा है ना, ये इसमें 4000 से इधर से स्टार्ट हो रही है। आप इधर को आते जो और फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर अपनी इसके ऊपर लिखते जो कि ये जो है ना इतनी वेव नंबर है और ये इस फंक्शनल ग्रुप की पीक हो सकती है। वो अभी आपको जो ना मैं बताऊंगा तो आप एग्जांपल के साथ समझ जाओगे कि किस तरह से वो अपेयर होगी। मैं बात कर रहा हूँ कि देखो जी, ये OH और NH ये दोनों की फ्रीक्वेंसी उसने बताया कि तकरीबन क्या है, मिलती जुलती है। तकरीबन करीब करीब है दोनों की फ्रीक्वेंसीज, 3300-3400 के दरमियान। अब इसमें क्या फर्क होगा, इसमें फर्क ये होगा कि OH की जो पीक है वो थोड़ी ये इस टाइप की है। OH की अगर यहाँ आपको कोई स्पेक्ट्रा दिया हुआ है और उसमें इतनी बड़ी कोई पीक शो हो रही है और 3200 से 3300-3400 के दरमियान, इट मींस को आपको सीधा सीधा समझ आ जाना चाहिए, लो जी ये तो है आपकी अल्कोहलिक OH की। अगर यहाँ पे ही पीक शो होती और लेकिन थोड़ी छोटी पीक होती और शार्प पीक होती, ये थोड़ी क्या है, ब्रॉडर पीक है। ठीक है, लेकिन इस तरह की शार्प पीक होती और छोटी होती, देन वो आपको पता चल जाना चाहिए। अब मैंने बता दिया कि इट मींस कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, NH का, N सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये अमाइन ग्रुप मौजूद है यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइन। तो आपको अंदाजा हो जाएगा, लो जी इट मींस कि हमारे पास जो है ना कोई जो है ना अल्काइल अमाइंस का हो सकता है
सब्सटेंस मौजूद हो, आपके पास थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि हमारे पास ये स्पेक्ट्रा जो है ना किस टाइप के सब्सटेंस का है। तो आपको यही क्वेश्चन आएगा कि अब अच्छा अगली दो पीक्स देखो, ये 2900 के दरमियान हो रही है ये वाली, और दूसरी हो रही है 2800 और 2900 के दरमियान। अब आ जाते हैं वापस इधर, यहाँ पे देखो सी एच बॉन्ड, सी एच, अच्छा अब ये मिथाइल ग्रुप है, सी एच जो है ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। एक कार्बन वाला मिथाइल होता है ना, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि मिथाइल ग्रुप होता है। अच्छा अब ये मिथाइल ग्रुप भी दो तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना नीचे ये देखो यहाँ पे सिमेट्रिक होगा या एसिमेट्रिक होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो आगे दो टाइप्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसको हम कहते हैं कि ये जो आगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है ना, इसके आगे दो फर्दर टाइप्स हैं। स्ट्रेचिंग की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, सिमेट्रिक स्ट्रेच और एसिमेट्रिक स्ट्रेच। दो तरह की आपके पूरे उसमें ना एफटीआईआर में वाइब्रेशंस दो तरह की हैं। जो फंक्शनल ग्रुप्स अब वाइब्रेट करते हैं वो दो तरह से वाइब्रेट करते हैं, या वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है या वो बेंडिंग वाइब्रेशन होती है। उसके एग्जांपल में ये देख लो, स्ट्रेचिंग किस तरह की होगी, एक दूसरे बॉन्ड एक दूसरे को खींच रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये देखो दोनों एरोज बता रही हैं। और जो आपके पास ये बेंडिंग है, बेंडिंग का मतलब है अगर मैं इसको COH को सीधा कर दूं, लेकिन क्या कर रहे हैं H और कार्बन C ये एक दूसरे को बेंड कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है, ये बात क्लियर हुई? जी सर। ओके, एक सेकंड जरा। अच्छा जी, हाँ, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग की बात करते हैं। अब आगे उसने स्ट्रेचिंग का कहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको रीड आउट करके बता दूं। कहता है कि इन जनरल asymmetric stretching vibration occurs at higher frequencies than symmetric stretching vibrations। अब मिथाइल ग्रुप की बात करते हैं, इस वाली लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप जो है ना ये स्ट्रेचिंग बॉन्ड शो करता है, स्ट्रेचिंग शो करता है। वाइब्रेशन जो है वो किस तरह की शो करता है, स्ट्रेचिंग। लेकिन इस स्ट्रेचिंग में भी इसकी दो टाइप्स हैं। अगर मिथाइल ग्रुप मौजूद है और वो अपनी वाइब्रेशन शो करता है हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2900 और 3000 के दरमियान। और अगर मिथाइल ग्रुप 2800 और 2900 के दरमियान करता है तो वो किस टाइप का स्ट्रेचिंग होगी, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी। उसकी एग्जांपल में यहाँ पे देखो जी, कहता है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वेव जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है, कम है, 2853 पर सेंटीमीटर। और अगर यही मिथाइल ग्रुप, ये देखो CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, यही इसी तरह का बॉन्ड, यही CH मिथाइल ग्रुप बॉन्ड जो है आ जाए तो ये एसिमेट्रिक है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 26 पर सेंटीमीटर। इस ऊपर वाली लाइन जो मैंने पढ़ के बताई थी उसमें इसने यही कहा था कि हमारे पास इन जनरल एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के जो वाइब्रेशंस होती हैं वो थोड़ी सी हायर फ्रीक्वेंसी पे अपेयर होती है एज कंपेयर टू सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। इसी तरह बेंडिंग के लिए भी है। बेंडिंग के लिए सीजरिंग की फर्दर आगे उसकी सब क्लास है या सब टाइप है, या रॉकिंग हो सकते हैं, वैगिंग या ट्विस्टिंग, ठीक हो गया। यहाँ पे देख लो ये सीजरिंग की जो अगर कहेंगे तो सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वही है, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, वही है। लेकिन अगर वो बेंडिंग में है, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, यहाँ पे देखो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो देखो ये दोनों एरोज बाहर की तरफ हैं तो सिमेट्रिक है, और एक एरो, दोनों एरोज जो है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये उधर को खींच रहा है और ये इधर को जा रहा है, तो ये एसिमेट्रिक है। इसी तरह यहाँ पे इसकी बात करें, सीजरिंग में क्या है, ये एक दूसरे की तरफ आपस में खींचते हैं। यहाँ पे देखो जी ये एक ही साइड पे वेगिंग कर रहे हैं, जिस तरह ना झूलना होता है, एक साइड पे झूल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये रॉकिंग में ये अपर साइड की तरफ जो है ना मूव कर रहे हैं।
और ये आपके पास जो है वो ट्विस्टिंग है कि दोनों साइडें ट्विस्ट कर रही हैं एक दूसरे को। जिस तरह आप हाथ फैलाओ, एक हाथ को ऊपर लेके जाओ और एक हाथ को नीचे लेके जाओ, फिर दूसरी तरफ ऊपर नीचे लेके जाओ, इस तरह से ये ट्विस्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं। अब आपको यहां से अंदाजा हो जानी चाहिए कि अगर फंक्शनल ग्रुप CH का मौजूद हो, CH वाला फंक्शनल ग्रुप हो, और इन वेव नंबर्स के, फॉर एग्जांपल आपको कुछ नहीं पता, आपको अभी स्पेक्ट्रा दे दिया गया है और इन वेव नंबर्स के ऊपर वो स्पेक्ट्राज में ना जो पीक शो हुई है, तो आप लिटरेचर से, यानी कि ये बुक आपके पास है, इससे आप देख सकते हो कि यार ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये किस तरह का फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो सकता है। आपने सबसे पहले तो बात की कि जी मिथाइल ग्रुप की बात कर लेते हैं जी। 2853 के करीब करीब, 53 के करीब करीब कोई फंक्शनल फ्रीक्वेंसी शो हुई है। अगर वो हुई है तो इट मीन्स कि वो किसकी है, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, और वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, मिथाइल। और अगर वो एसिमेट्रिक है, ठीक है, तो देन उसकी फ्रीक्वेंसी कितने पे पेयर होगी, 29 पे, ठीक है। ये तो हमारे पास यहाँ से। और अगर मिथाइल ग्रुप ये दोनों पेयर ना हो, इनमें से कोई एक पेयर हो जाए, इनमें से कोई एक पेयर, और जरूरी नहीं है सिर्फ एक पेयर हो सकता है, ये देखो जिस तरह ये स्पेक्ट्रा में दोनों पेयर हो रही हैं, फंक्शनल ग्रुप्स दोनों टाइप का मौजूद है इस वाले IR चार्ट में। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाला भी है मिथाइल, और सिमेट्रिक मिथाइल भी मौजूद है। और अगर इधर आकर देख लो जरा, इधर उसमें जो ये रेंज है, यहाँ पे 720, ठीक है, 1250, ये भी 1250, और जो है 1450। अब यहाँ पे देखो स्पेक्ट्रा के अंदर 1400 और 1500 के दरमियान एक पीक नजर आ रही है। इट मींस कि ये कौन सी पीक हो सकती है, ये मिथाइल ग्रुप की हो सकती है, लेकिन किस फॉर्म में, सिजरिंग फॉर्म में, ठीक हो गया। आगे फर्दर देख लो, ये यहाँ पे 1000 और 1100 के दरमियान पीक्स हैं, लेकिन ये उसकी नहीं है, किसी और चीज की होंगी। हमारे पास क्या है, 1250, तो यहाँ पे आ जाओ जी, ये 1250 ही है। यहाँ पे 1200 और 1300 के दरमियान ये पीक देखो ऊपर छोटी सी अपेयर हो रही है, तो ये है हमारे पास जो है ना वैगिंग भी हो सकती है, या हमारे पास ये ट्विस्टिंग की भी हो सकती है। 750 पे देख लो यहाँ पे आके जी, 900, 800, ये 700, ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये पीक छोटी सी अपेयर हो रही है, ठीक है। ये लेकिन आपको जो आपको फंक्शनल यूं नहीं बताया जाएगा कि सारी पीक्स जो है ना अपेयर करो, आपको वहां पे लाइन लगा दी जाएगी कि नहीं इसको आइडेंटिफाई करना है, मुझे बस इनका बता दो, मेन का पूछना है, मैंने इतनी डिटेल में नहीं पूछना, ठीक है। ये आपके पास जो है ना मैंने ओके, आगे फर्दर पर चलते हैं आगे थोड़ी सी। और देखो यहाँ पे उसने इसकी अगर यहाँ पे बात करें, कहता है इन एनी ग्रुप ऑफ 3 और मोर एटम्स एटलीस्ट 2 ऑफ विच आर आइडेंटिकल देयर आर 2 मोड्स ऑफ स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। एग्जांपल के तौर पे उसने कहा कि जैसे CH3 बॉन्ड या CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH इन, या NO2 NH2 N हाइड्राइड्स। कहता है अब इस मिथाइल ग्रुप की बात करें, मिथाइल ग्रुप्स गिव्स, जो अभी हमने पढ़ा है ना ये CH2 वाला है ये भी मिथाइल ही, ये अभी हमने इसकी बात की है CH2 की। अब हम करने लगे हैं निचले वाले डायग्राम में CH3 की बात करेंगे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। वो कहता है कि यहाँ पे पढ़ो, मिथाइल ग्रुप्स गिव्स राइज टू अ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एट अबाउट 2872 पर सेंटीमीटर। किसके लिए, मिथाइल के लिए, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाला मिथाइल है। एंड एसिमेट्रिक कितने पे, 2962 पर सेंटीमीटर पे। और अगर हमारे पास CH2 वाला बॉन्ड होगा तो वो कितने पे करेगा, एक में 2853 था और दूसरा इसका था 2926, ठीक है। ये CH2 वाला था। अब बात करते हैं इस वाले की, ये देखो मिथाइल सिमेट्रिक में क्या शो कर रहा है, 2872 पे अपनी अपीयरेंस शो कर रहा है। और अगर CH3 वाला बॉन्ड है और 2962
2 जो है पर सेंटीमीटर पे कोई पेयर करे पीक, देन वो हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकती है। तो ये आप जब फॉर एग्जांपल जो लोग मटेरियल्स के ऊपर काम करेंगे, वो मटेरियल्स बनाएंगे, उस मटेरियल की FTIR करवाएंगे। जब वो FTIR करवाएंगे तो उनको एक्सेल पे डाटा दिया जाएगा, वो एक्सेल से ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ से उनको वैल्यूज पता चल जाएंगी कि भाई इस स्पेसिफिक वेव नंबर के ऊपर जो है ना मेरे पास पीक शो हुई है, तो वो किस फंक्शनल ग्रुप की हो सकती है। आपके पास ये बुक मौजूद है। एक तो ये बुक आपका जब हम आपने थीसिस में राइटअप करना है और उसको स्पेक्ट्रास को एक्सप्लेन करना है, तो एक तो ये बुक काम आ जाएगी। बाकी आपको रिसर्च पेपर सिमिलर मटेरियल्स के ढूंढने पड़ेंगे, उन लोगों ने किस तरह की जो है ना फंक्शनल ग्रुप्स बताए हुए हैं इन स्पेसिफिक वेव नंबर के ऊपर अगर कोई पीक शो हुई है। ठीक हो गया। लो जी, अब एनहाइड्रस एनहाइड्राइड के लिए देख लो। एनहाइड्राइड किसको कहते हैं जी, जब हमारे पास और सेंटर में ऑक्सीजन और उसके साथ जो है ना 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स लगे हों, ठीक है, ये एनहाइड्राइड कहलाती है। अब ये देखो, एनहाइड्राइड अगर सिमेट्रिक होगी तो मैंने बताया कि एसिमेट्रिक की स्ट्रेचिंग की जो वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी, वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो 1760 है, ये 1800 है। ठीक हो गया। इसी तरह अमाइनो ग्रुप अपनी जो है ना पीक शो करेंगे कितने पे, ये देखो वो जो बात कर रहा था 3300 पे, और अगर एसिमेट्री का तो वो 3400 पर सेंटीमीटर पे कर रहे हैं। इसी तरह नाइट्रो ग्रुप अगर मौजूद होगा तो या तो वो सिमेट्रिक फॉर्म में होगा या वो एसिमेट्रिक में होगा। 1350 में सिमेट्रिक वाली होगी, और 1550 के जो है वो आपके पास एसिमेट्रिक हो सकती है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स थी, थोड़ी सी 2-3 एग्जांपलें इसके साथ हो गई हैं। बाकी मजीद आगे ये आपके वो फ्रीक्वेंसीज जो है ना किस तरह से मेजर करते हैं, ये आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है करने की। हम ओके। नेक्स्ट वो कहता है कि ये देखो यहाँ पे 2 चीजें उसने बताई हुई हैं, ये पढ़ने वाली हैं। ओके, अगर 2 कार्बन मौजूद हो और दोनों कार्बन में या सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, जितना वीक बॉन्ड होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो वाइब्रेट कर देगा। सिंगल बॉन्ड है ना, वीकर बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जो है वो वीक है, अकेला बॉन्ड है। अब आपको एक बंदे ने पकड़ा हुआ है तो दूसरा बंदा आपको इजीली हिला सकता है। आपको 2 बंदे पकड़ के रखें तो आपको हिलाना मुश्किल, और अगर आपको 3 बंदे पकड़ के रखेंगे तो आपको हिलाना ज्यादा मुश्किल, तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पे वही कह रहा है, वन इज दैट स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, दे हैव अ लार्ज फोर्स कांस्टेंट के, यानी कि वो ज्यादा लार्ज फोर्स के ऊपर वाइब्रेट करते हैं, एंड वाइब्रेट एट हायर फ्रीक्वेंसीज देन वीकर बॉन्ड्स। एग्जाम्पल में ये सामने है आपके, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो 1200 पर सेंटीमीटर पे जो है वो अपनी पीक शो कर देता है। एक सेकंड जी। और अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड वाले से थोड़ा स्ट्रांग है, इसीलिए इसकी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपनी अपीयरेंस शो कर देगा। ठीक है। और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा जी, अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इट मींस कि उसकी फ्रीक्वेंसी उससे भी ज्यादा होगी सिंगल से। सिंगल की सबसे कम सिंगल सिंगल बॉन्ड्स, यानी कि आपके पास यहाँ पे अगर कोई स्पेक्ट्रास आ रहे हैं जिस तरह ये है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास ये स्पेक्ट्रास आ रहे हैं, ये तकरीबन 1200 के करीब, ये 1200 के करीब, तो हो सकता है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का और सिंगल बॉन्ड का हो सकता है। ठीक है। और अगर वो 1650 के करीब आ रहा है, यहाँ पे करके आ रहा है कहीं पे, ठीक है, जैसे ये छोटी सी पीक आ रही है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की हो सकती है। और वो अगर 2150 पे आ रही है, जैसा कि यहाँ पे देखो छोटी सी पीक आ रही है बिल्कुल, ठीक है, तो ये किसकी है, ये आपको बस अल्काइंस की, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक हो गया जी बच्चों, अब तक क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। यार एक ही बंदा जो है ना वो सही आप बोले हो, जी सर। सही 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 नहीं कहा जी सर, समझ आ रही है। सर मैंने कहा बुखार।
अच्छा वकार ने कहा। जी हाँ सर। जी बाकी बच्चे आप दोनों चुप करो, बाकी बच्चे 2 फीट क्या समझ आ रही है? मुझे लग रहा है ही नहीं कोई। जी सर। हाँ भाई समझ समझ आ रही है कि नहीं? समझ ही नहीं रहे। नहीं नहीं, समझ आ रही है मुझे। और बाद मैं करता हूँ रिपीट। आमरा, मायरा, तैयबा, सर इसकी फिजान। वैल्यूज का हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू इतनी है या? बेटा ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे एक जो ना नीचे इसी बुक में एक पे ये देखो ये लिखी हुई, ये आपको याद करनी है, ये लिखी हुई आ गई नजर? जी। अच्छा अभी आपको कितनी याद करनी है? ये जो आपको यहाँ पे इसमें स्पेक्ट्रास दिए हुए हैं, ये अभी आपको उतने इन इन बॉन्ड्स की जो है ना वो फ्रीक्वेंसीज याद करनी है। देखो यहाँ पे उसने खुद ही लिखा हुआ है, ये देख रहे हो? मैंने कहा था ना कि अगर यहाँ पे इस छोटी सी पी का पेयर हो तो वो NH की है 3400 3300 3400 के करीब करीब। तो वो किसकी है? ये देखो 2 पेयर हो रही है 3360 पे और 3442 पे। इट मींस के ये एक आपके पास ये जो बड़ी वाली है वो NH स्ट्रेचिंग किस कौन सी? एसिमेट्रिक। और ये खाली 3360 वाली कौन सी है? सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मैंने ये बताया था। 2 तरह की वाइब्रेशन होती है जब इंफ्रारेड रेडिएशंस पड़ती हैं आपके मॉलिक्यूल्स के ऊपर सब्सटेंस पे, तो वो 2 तरह की वाइब्रेशन शो करता है। कौन सी? स्ट्रेचिंग या बेंडिंग। अब स्ट्रेचिंग के अंदर मजीद 2 टाइप्स हैं। स्ट्रेचिंग में 2 जो है वो है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव नंबर पे अपेयरेंस होती है, और जो सिमेट्रिक होता है वो उसका वेव नंबर छोटा। यहाँ पे देखो ये NH, ये दोनों पीक्स किसकी हैं? NH स्ट्रेचेस की हैं। लेकिन एक ये जो छोटी वेव नंबर है वो सिमेट्रिक NH स्ट्रेचिंग है और ये एसिमेट्रिक है। ठीक हो गया? और इसी तरह यहाँ पे देखो NH बॉन्ड, लेकिन ये NH है लेकिन किस में है? बेंडिंग में। NH अगर फंक्शनल ग्रुप अमाइन ग्रुप्स है वो दोनों तरह से अपनी वाइब्रेशन शो कर सकता है। स्ट्रेचिंग वाली करेगा तो आपको उसका वेव नंबर याद होना चाहिए, स्ट्रेचिंग की कितनी होंगी? ज्यादा। अब स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में भी यही कंपैरिजन है। जो स्ट्रेचिंग की वेव फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हायर होती हैं और बेंडिंग्स की लोअर होती हैं। अभी जैसे मैंने एग्जांपल पढ़ाई, अभी ये जो कुछ लोग दोबारा है ना उनकी वजह से मैं दोबारा बता रहा हूँ। ओके देखो यहाँ पे है ये दोनों ही सेम फंक्शनल ग्रुप CH2 CH2, ये भी CH2 ये भी CH2। एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एक बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में जो मजीद फर्दर सब क्लासिफिकेशन है सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अच्छा अगर मैं स्ट्रेचिंग की वाइब्रेशंस की बात करूं तो देखो रेंज कितनी आ रही है? 2800 से 3000 के दरमियान CH2 के लिए। और अगर मैं बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करता हूं तो मैक्सिमम रेंज कहां से मिनिमम कहां से 720 से लेके कहां तक 1450 के दरमियान। लेकिन इनकी भी आगे सब क्लासिफिकेशन है। जैसे स्ट्रेचिंग अगर सिमेट्रिक है तो उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी है, एसिमेट्रिक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बड़ी है। इसी तरह हमारे पास रॉकिंग की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ट्विस्टिंग और वैगिंग की तकरीबन करीब करीब होती हैं, और सीजरिंग जो होती है उस सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन उसकी वाइब्रेशन कैसी है? बेंडिंग। ठीक है? ये चीज क्लियर होगी सब बच्चों को? एक अभी अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया है कि सिमेट्रिक एसिमेट्रिक यानी कि स्ट्रेचिंग और बेंडिंग, और आगे उनकी फर्दर टाइप्स। स्ट्रेचिंग और वाइब्रेशन में फर्क, अगर जैसे अभी हमने स्पेक्ट्रा में देखा कि वहां पे दोनों में NH आ रहा है, उसने NH स्ट्रेचिंग का भी दिया हुआ है और NH बेंडिंग का भी दिया हुआ है। तो बेंडिंग आपको पता है कि अगर वो यहाँ पे पीक शो करता है जस्ट जैसा कि इसमें दिया हुआ NH, ठीक है, तो इट मींस ये क्या है? 3000 के करीब, 3000 से ऊपर दे रहा है, 3000 से ऊपर स्ट्रेचिंग आएगी। और अगर ये आपके पास 16 उसमें 1600 वाली रेंज में आता
है। तो जैसा कि इसमें आया हुआ है, ये देखो 1600 वाली रेंज में है, तो ये NH था लेकिन किसका, बेंडिंग वाइब्रेशन का। इसी तरह मिथाइल के लिए भी स्ट्रेचिंग होगी और बेंडिंग होगी। इसी तरह कार्बोनाइल्स जो है C डबल बॉन्ड O, वो स्ट्रेचिंग भी शो करेगा और वो बेंडिंग भी शो कर सकता है। अब आपको स्पेक्ट्रास ही बताएंगे कि भाई ये किसकी वेव नंबर सॉरी किस वेव नंबर के ऊपर पीक आई है। देन आपको कुछ चंद जो है वो कॉमन जो है आपको याद करने, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि मैं हो सकता है कि इसी स्पेक्ट्रा को दे दूं और यहाँ पे मैं पूछ लूं कि जी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूं इन सबको, और मैं यहाँ पे जैसे ये पीक है, ये देखो शोल्डर बैंड है, ठीक है, लेकिन ये इसकी वेव नंबर कितनी है, ये अगर ये 2000 2500, ये 3000, ठीक है, ये 3200 के करीब, तो ये किसकी हो सकती है, 3200 के करीब। अभी आप लोगों ने देखा CH की, ये देखो यहाँ पे, ये देखो इसने बताया हुआ, ठीक है, इसके करीब करीब जो है वो आपके पास हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है ना याद करने पड़ेंगे। ओके, दूसरी बात मैं बता रहा था, अगर आपके पास अभी तक मैंने दो चीजें बताई हैं, सिमेट्रिक और बेंडिंग की। सिमेट्रिक की वेव हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं और बेंडिंग की कम होती हैं। फिर सिमेट्रिक में सॉरी स्ट्रेचिंग में दो होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक की वेव नंबर कम, एसिमेट्रिक की ज्यादा। ए से समझ लो हाई क्लास है, ठीक है, ए क्लास, जैसे हम कहते हैं ना ए कॉपी है, बड़ी अच्छी कॉपी है, तो समझ लो कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये थोड़ा सा हिंट है याद करने के लिए। इसी तरह बेंडिंग के 4 टाइप्स हैं, वो आपको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सीजरिंग की, सबसे कम किसकी होगी, रॉकिंग की, और जो ट्विस्टिंग है और वैगिंग है वो तकरीबन के एक दूसरे के बराबर होती है। जी अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं या कोई बॉन्ड मौजूद है, कोई भी बॉन्ड होगा ना वो फंक्शनल ग्रुप ही होता है, ये समझ लो, ठीक है। कोई भी बॉन्ड है 2 एटम्स के दरमियान या 2 से ज्यादा एटम्स के दरमियान, वो फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप 2 कार्बन्स के दरमियान है, यानी कि वो वीकर बॉन्ड है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वो भी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि वो वीक बॉन्ड है, वो इजीली कम एनर्जी के ऊपर, कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करता है, ठीक है। यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C 1200 पे वाइब्रेट करता है। C डबल बॉन्ड थोड़ा 2 बॉन्ड है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा है, और ट्रिपल बॉन्ड में फ्रीक्वेंसी उससे भी ज्यादा है। तो अगर आपके पास 2150 के करीब, 2148, 2155 के करीब कोई पीक अपेयर हो रही है, इट मींस वो कौन से फंक्शनल ग्रुप की है, C ट्रिपल बॉन्ड C की। अगर आपके पास कोई 1650 के करीब शो हो रही है, तो वो किसकी है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड। अगर कोई आपके पास 1615 के करीब हो रही है, ये 1618 के करीब हो रही है, 1620 के करीब हो रही है, तो अभी मैंने स्पेक्ट्रा में दिखाया कि वो NH की है, लेकिन कौन सी फॉर्म है, बेंडिंग फॉर्म है, ठीक हो गया। इसी तरह अगर वो कहता है कि देखो ये CH स्ट्रेच अकर्स एट अबाउट 3000 पर सेंटीमीटर, तकरीबन 3000 की रेंज में, 2800 से 3000 की रेंज में आ जाता है। कहता है कि इसी तरह ये देखो कार्बन और आयोडीन अगर मौजूद के दरमियान कोई बॉन्ड मौजूद हो, आपने कोई ऐसा मटेरियल बनाया जिसमें कार्बन और आयोडीन के दरमियान बॉन्ड बन गया, तो वो ये वाला ऐसा बॉन्ड अपनी फ्रीक्वेंसी कितने पे शो करेगा, 500 पे। कार्बन और ब्रोमीन वाला, अच्छा ये इसका मकसद क्या है, कहता है कि जैसे जैसे कार्बन इंक्रीजिंग इन मैस द रिड्यूस मैस इंक्रीजेस। ओके, जितना कार्बन के साथ जो दूसरा एटम है उसका मैस जितना ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक मैस जितना कार्बन वाले के साथ अगर कोई बॉन्ड मौजूद है, कोई एटम मौजूद है, जितना वो यूं करते हैं कि जितना वो छोटा एटम है एटॉमिक मैस के लिहाज से, वो उतनी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके वाइब्रेशन शो करेगा। जैसा कि सी के साथ क्या लगा हुआ, H सबसे लाइटेस्ट है क्योंकि उसका एटॉमिक मास 1 है, ठीक है। फिर कार्बन 12, कार्बन के साथ 12 लगा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, कम हो गई है। जैसे जैसे कार्बन के साथ दूसरे एटम का मास बढ़ता जाएगा, उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। ये लिखा हुआ है इस दूसरी बात में, यहाँ पे कहता है द सेकंड इज दैट
बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ हायर masses, ठीक है, एटम्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ हायर masses vibrate at lower frequency than bonds between lighter atoms। तो जो छोटे एटम लाइटर एटम्स हैं उनकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, और जो आपके पास यहाँ पे देखो कार्बन और आयोडीन में, इनका आयोडीन का एटॉमिक मास बहुत ज्यादा, ब्रोमीन से भी ज्यादा है। देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ही आता है ना फंक्शनल ग्रुप में, तो एटॉमिक मैसेज भी उसी हिसाब से आ रहे हैं, इसीलिए उनकी फ्रीक्वेंसीज भी क्या हो रही है, उसी हिसाब से आ रही है। ये क्लोरीन वाला लाइटर है इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक में उसके बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग और वीकर बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। अगर वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर वीक बॉन्ड है तो फ्रीक्वेंसी कम है। और दूसरी बात मैंने बताई कि अगर एटॉमिक मास ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, और अगर एटॉमिक मास लाइटर है जैसे CH है तो फ्रीक्वेंसीज क्या है, ज्यादा होंगी। तो ये बात जो है ना आपको याद रखनी है जब आप लोगों के लिए, एक तो एग्जाम, तो ये अभी तो एग्जाम के लिए कर रहे हो ना तैयारी, लेकिन जब आप अपने मटेरियल्स बनाओगे, जिन लोगों का फोटोकैटालिसिस पे है, जिनका जियोलाइट्स पे है, जिनका एडजॉर्बेंट के ऊपर थीसिस डिजाइन कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, या जो एल्गी के ऊपर कर रहे हैं, तो माइक्रो एल्गी के अंदर भी बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, तो उनके लिए भी ये FTIR करवाना जरूरी होता है। फिर इसका पूरी डिटेल उस स्पेक्ट्रा की आपने लिखनी होती है, फला फला फ्रीक्वेंसीज के ऊपर फला फला फंक्शनल ग्रुप मौजूद था, इसीलिए उसने अपनी अपीयरेंस शो कराई। जी ये देखो, जी बच्चों, बिल्कुल बायोडीजल के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन उसमें हम उसको जो है ना FTIR नहीं करवाते, उसमें असल में वो पूछते ही नहीं है, उसमें वो पूछते हैं कि बताओ जी कौन कौन से वो फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर्स, ठीक है, उसके लिए वो HPLC या GCMS करवाते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपकी जो है ना स्ट्रेचिंग और बेंडिंग की बात थी, और दो चीजें और बता दी। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है, अब आ जाते हैं, देखो दो तरह की इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं। एक को कहते हैं डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे हम क्या करते हैं जी, हम वेव नंबर खुद निकाल लेते हैं, वो कैलकुलेट करना पड़ता है कि ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जी वेव नंबर क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का वेव नंबर अभी हम पढ़ के आए ना कितना, 1650। वो किस तरह है, वो उनके एटॉमिक मैसेज को सम करके डिवाइड करके उसका के कांस्टेंट वैल्यू होती है कोई, ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसमें वैल्यूज पुट करो, देन आपके पास तकरीबन, ये कैलकुलेटेड है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, कि तकरीबन दोनों, ये आपका काम ये नहीं है फिलहाल, ठीक है। हमने जस्ट क्या करना है जी, हमने, हाँ ये आ गया, व्हाट टू लुक फॉर व्हेन एग्जामिन इंफ्रारेड FTIR का स्पेक्ट्रा है आपके पास। देखो कार्बन डबल बॉन्ड O कितने में अपनी अपीयरेंस शो करता है, 1630 से लेके 1850 के रीजन में अपनी अपीयरेंस शो करता है। वो यहाँ पे कह रहा है कि द स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन एट 1715 दैट करस्पॉन्ड टू द कार्बोनाइल ग्रुप। अगर मैं यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करूँ, फॉर एग्जांपल ये कहता है कि फिगर 2.4 शोज अ टिपिकल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा दैट 3-methyl 2-butanone. The spectrum exhibit at least two strong absorbing peaks at about 3000 के ऊपर और 1715 4 3000 के ऊपर। अभी हम पढ़ के आए हैं कौन सी थी, CH की, और यहाँ पे जैसे ये बता रहा है, तो इस रेंज में अगर आ रही है तो वो किसकी हो सकती है, C डबल बॉन्ड O की, और किस फॉर्म में, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे उसने यहाँ बता दिया है, ये जो C बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, ये किसका है, ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, इज क्वाइट इंटेंस। इन एडिशन टू characteristics position of absorption, the shape and intensity of the peak also unique to be the CO bond। ये थोड़ी सी आगे फर्दर डिटेल हो जाएंगी, तो उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम पढ़ के हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की 1650, तो उसने रीजन दे दिया, उसने रेंज दे दिया, ये कि 1680 से 1620 के दरमियान में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अपनी पीक शो कर देता है।
ठीक हो गया। सर वही है, मास बढ़ जाएगा तो फिर वो वेव नंबर भी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का मास नंबर ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपके पास उसमें एग्जांपल दी हुई थी, जैसे यहाँ पे भी ये स्पेक्ट्रा है और ये उसकी नाम है स्पेक्ट्रा का, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये तक 1900 3000 के दरमियान पीक शो हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी पीक है? सी एच स्ट्रेचिंग की। अगर मैं ये कहूँ, ये देखो ये पीक, छोटी सी पीक नजर आ रही है, किसकी हो सकती है ये? यहाँ पे अगर मैं इसको डिटेल, यहाँ पे नीचे आते जो, तो ये 3200 3400 के करीब है, के करीब है, ठीक है। लेकिन क्या छोटी सी पीक है, लेकिन ये ओ OH की नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ओ OH की पीक मैंने क्या बताई थी, वो ब्रॉडर पीक हो, ठीक है। अगर यहाँ पे ओ OH होता तो वो किस फॉर्म में होता? यहाँ पे बड़ी डिटेल पीक आनी थी, बड़ी सारी, जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो यहाँ पे देखो ओ OH ग्रुप है भी नहीं, एग्जिस्ट भी नहीं करता, ठीक है। ये इसका मतलब है यहाँ कोई और फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस तरह से स्पेक्ट्राज आएंगे। जैसे ये देखो ओ OH ग्रुप कह रहा है कितनी रेंज है, 3200 से लेके 3650 के दरमियान पीक शो करता है, जैसा हमने इस डायग्राम में देखा है। ये ऊपर वाली, ये देखो, ये 3200 अगर यहाँ से स्टार्ट करूं और ये वाली यहाँ से, तो ये 3200 से लेके 3400 के दरमियान अब पूरी पीक शो कर रहा है अपनी, ठीक हो गया। इसी तरह NH 3300 से 3500 के दरमियान पीक शो करता है। ये आप लोगों ने इस तरह ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना कि वेव नंबर्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक हो गया। ये देखो यहाँ पे 1600 सर इतना काम से थोड़ा सा ज्यादा 1600। हाँ सर मैंने कहा इतना कुछ तो सर वो ग्राफ बना के दे रहा है सर, ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा सर IR स्पेक्ट्रोमीटर जो है इतना कुछ तो कर रहा है, वेव नंबर भी बना के दे रहा है, तो ये नहीं सर वो बता सकता कि ये कौन सा है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है सर। जी आपने आइडेंटिफाई करना है, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, पीक्स बनी होंगी, आपने सिर्फ उस पीक को बताना है कि ये इस फंक्शनल ग्रुप की पीक है, वहां पे लिख देना है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आपने वहीं पे लिख देना है। मैंने लाइंस भी बनाई हुई हैं, उस लाइन के नीचे आपने लिख देना है कि जी ये N सिंगल बॉन्ड H की पीक है, या O सिंगल बॉन्ड H की पीक है, या C सिंगल बॉन्ड H की पीक है, या C सिंगल बॉन्ड C की है, या C डबल बॉन्ड C की है, C ट्रिपल बॉन्ड C की है, या आपके पास C डबल बॉन्ड O की है, या C सिंगल बॉन्ड O की है। तो वो आप लोगों ने जो है ना वहां पे लिख देना है। अभी जो है ना इसको थोड़ा ये आपके पास जो है ना उसकी एग्जांपल देख लो। ये जो है ना टेबल है जिसमें वो उसने सारी चीजों को उसने समराइज कर दिया, सारे फंक्शनल। अगर लो जी, या तो वो CH अल्केन्स का हो सकता है, अगर वो अल्केन्स का है तो उसकी वेव नंबर कितनी है? CH है तो उसकी वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके दरमियान होगी? 2850 से लेके 3000 के दरमियान, ठीक है। और अगर वो CH ग्रुप CH3 की फॉर्म में मौजूद होगा, CH3 की फॉर्म में मौजूद होगा और बेंडिंग फॉर्म में मौजूद होगा, तो उसकी अपीयरेंस कितनी आएगी, किस वेव नंबर पे आएगी? एग्जैक्ट बता दिया उसने, रेंज नहीं बताई अब, या 1450 या 1375, ठीक है। और अगर वो CH2 वाला है, बेंडिंग में है, तो उसकी कितनी है? 1465। अगर अल्कीन्स के अंदर C सिंगल बॉन्ड H मौजूद है और वो स्ट्रेचिंग वाला है, तो उसकी रेंज कितनी है? 3000 से 3100 के दरमियान। जैसा कि अभी हम इसमें देख रहे थे स्पेक्ट्रा में, कौन सा वाले में? इस वाले में नहीं, हाँ नहीं इस वाले में नहीं, शायद किसी और में देख रहे थे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना डिटेल आ गई है। यहाँ पे भी उसने थोड़ा सा इस चीज को हाईलाइट किया हुआ है कि ये देखो जी, ये वाली जो रेंज है, ये वाला जो ब्लू है, ये शो कर रहा है या OH का है या वो NH स्ट्रेचिंग का है। और फिर यहाँ पे ये 1500 के बाद 1600 1700 1800 के दरमियान C डबल बॉन्ड O की स्ट्रेचिंग है। यहाँ पे देखो ये तकरीबन 2800 से 3200 के दरमियान C सिंगल बॉन्ड H
स्ट्रेचिंग की पीक्स हो गई। यहाँ पे देखो, अगर इसके ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको अगर कंपेयर करो ऊपर यहाँ पे, ठीक है, तकरीबन ये बनता है 1500 से लेके तकरीबन 1700 के दरमियान। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की है, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास थोड़ा सा उसने गैस भी दे दिया है, एग्जैक्ट वैल्यूज उसने यहाँ पे आपको दी हुई हैं। ये आप लोग इनको याद कर लो। इनको याद क्या करना है, इस टेबल को अपने सामने रखो, ठीक है। और जो आपको यहाँ पे ये मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है, इनके साथ कंपेयर करो। जो पीक्स नहीं भी अब यहाँ पे मैंने दी बताई हुई, इसने यहाँ पे नहीं बताई हुई ना, तो आप खुद ही यहाँ पे उसको डिजाइन कर लो कि यार ये इसकी पीक है, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, ये इसके वेव, अच्छा इसने ना नीचे एक्सिस के ऊपर पूरा वो नहीं दिया हुआ। अगर ये सही से 200 करके वो देता ना इंटरवल्स, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आनी थी, ठीक है। लेकिन आप फिर भी अंदाजन जो है ना, ये आपको इस तरह का ग्राफ अगर दिया जाए तो इसको आपने इक्वल डिस्टेंस में जो है ना 10 लाइनें लगा लेना, या अगर ये 3000 से 4000 है तो इसके दरमियान 10 लाइनें लगा लो, तो एक लाइन 200 का इंटरवल शो करेगी। आप बेशक अपने ग्राफ के ऊपर वहां पे बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस तरह से याद करना है। जैसे ये देखो, मैं कह रहा था ना कि ये OH ग्रुप है, ठीक है, और ये OH ग्रुप कितनी पीक है, ये 3300 और 3600 के दरमियान है ना, 3200 और 3600 के दरमियान इसकी पीक क्या है, ब्रॉडर पीक है। यहाँ पे भी OH ग्रुप पाया जाता है। OH की दो पीक्स हैं, ये कितने दरमियान है, तकरीबन 1600 15 1610 1605, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मुझे याद। तो यहाँ पे ये कितनी कैसी पीक शो कर रहा है, यहाँ पे कोई पीक आई है ना, इट मीन्स कि वो किसकी हो सकती है, वो OH की हो सकती है, इस तरह की पीक है। यहाँ पे देखो ये छोटी सी पीक है, इधर छोटी सी है, और कितने के दरमियान है, 1650 और 17 या 1750 के करीब करीब। तो वो किसकी है, C डबल बॉन्ड O की। इसी तरह ये CH की भी है, ये CH2 की भी वाइब्रेशन शो हो रही है, ठीक हो गया। ओके, ये किसका है, TiO2 एनाटेज। आपको ये भी याद करना है, ये स्पेक्ट्रास की शेप से, शक्ल से याद कर लो कि ये किसका है। तो आपको जो ना ये 7-8 हैं, 2-2 नंबर तो आपको सिर्फ इसके नाम लिखने के ही मिलने हैं कि ये किस मटेरियल का, ये एनिलीन का, ये TiO2 का, ये ग्रेफीन ऑक्साइड का। देखो ऐसे लिखना है आपने, जैसे ये लिखा हुआ है ना कि ये तो पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आपको पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है कि ये जी ये इतनी फ्रीक्वेंसी है, और ये आपके पास OH ग्रुप के पीक होती है। यहाँ पे ये पीक एक 2921 के करीब आ रही है, ये 2850 के करीब आ रही है। तो ये आपके पास CH की है, लेकिन दोनों कौन कौन सी हैं मैंने अभी बता के आया हूँ। ये 29-31 वाली जो होगी वो एसिमेट्रिक है, और ये कौन सी है, खाली सिमेट्रिक है, CH ही लेकिन सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। यहाँ पे देखो जी CO2 यानी कि O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास 2336 के दरमियान पीक शो हो रही है। C डबल बॉन्ड खाली C डबल बॉन्ड O हो तो वो 1726 के पास यहाँ पे शो हो रही है। अगर वो कार्बन डबल बॉन्ड है तो 1629। वैसे हमने अभी जो इसमें बुक के अंदर देखा था तो उसमें लिखा होता 1650, लेकिन जरूरी नहीं है, वो एक रेंज है। आप नीचे जाओ, जो टेबल है ना उसके अंदर वो रेंजेस याद कर लोगे इन तस्वीर के हिसाब से। जो इन तस्वीरों में फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं ना, उन्हीं की याद कर लो बस। सर ये CO2 वाला एस्टर है सर? नहीं, ये ग्रेफीन ऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड O की कितने पे आती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड O 2 तरह का होता है, एक स्ट्रेचिंग का और एक बेंडिंग का, ठीक है। बेंडिंग की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है, तो ये 2 CO की आ रही हैं, इट मींस कि ये बेंडिंग वाला है और जो पहले वाला है वो स्ट्रेचिंग वाला है। इसी तरह ये आपके पास जो है ना डाइथाइल अमीन की है, ये देखो ये 3200 छोटी सी पीक आई है। अगर ये ब्रॉडर पीक होती तो वो OH की थी, अगर नहीं है
इस 3200 से ऊपर तो ये NH की है। तो यहाँ पे ये दवाई कौन सी खाती? बेटा आवाज बंद करो अपनी। जी ये आपके पास जो है ना कितने पे आएगी, तीन, हाँ जी 2900 से करीब करीब आ रही है शायद। हाँ तो ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी पीक है। ये दो पीक्स, अगर यहाँ पे जैसे ये 3-4 पीक्स है ना, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो ये आप खुद याद कर लो, आइडेंटिफाई कर लो खुद से। ग्राफ में देखो इसके ऊपर कौन सी पीक आ सकती है, ये वाली, ये इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। ठीक है, ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप की हो सकती हैं, ये दो भी, ये दो भी। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे उसने कुछ दी हुई है खुद से ही। जी ये एक तस्वीर, ये किसकी है जी, डाइथाइल अमाइन की। ये स्ट्रेचिंग CH की है। और अच्छा देखो दो तरह, ये आगे फर्दर वो टाइप्स आ जाएंगी, उसको आप जो है ना डिटेल ना बताओ, बस आप इस वाली पीक को शो कर दो, ये ब्लू वाली जो है कि ये NH की है, 3281 पे आ रही है। हालांकि यहाँ पे भी वो बता रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि ये NH स्ट्रेचिंग की है लेकिन फ्री फॉर्म में है, ये एसोसिएट है, ये बॉन्ड किसी और चीज के साथ बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो छोड़ दो इसकी, बस एक ही याद रख लो, ये 2968 CH, 2814 CH, लेकिन ये एक सिमेट्रिक एक एसिमेट्रिक। ठीक हो गया। ये यहाँ पे 1682 लिखा तो हुआ है लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा हुआ। देखो जरा किस किस फंक्शनल ग्रुप की इतनी वेव नंबर होती है। ये 1450 जो है ना 52, ये किसकी है, फिर ये 1046 ये इसकी है, ये किसका हो सकता है, ये आप लोग खुद देख लो जो मेन डिटेल्स हैं। ठीक हो गया जी। ये अब आप लोगों को जो है ना आई होप के समझ आ जाएगी जब आप लोग इनकी तैयारी करोगे। उस टेबल को अपने सामने रखिएगा। ये देखो यहाँ पे ये थोड़ी सी ब्रॉडर सी पीक है। ठीक है, तो OH की है, CH यहाँ पे CH छोटी सी पीक आ रही है, ये दो पीक्स आ रही हैं। देखो ये CH 3000 के बाद आ रही है, अभी हम यहाँ पढ़ के आए हैं। ये देखो CH किस में मौजूद होगा, अल्कीन्स में, ये 3000 से 3100 के दरमियान। ठीक है, अगर वो अल्कीन्स का होता तो वो या तो इस रेंज में आता या वो इन रेंज में आता, 1300 और 1400 समथिंग, 1450 की रेंज में। लेकिन वो अगर अल्कीन्स का है तो वो 3000 से 3100 के दरमियान आता, जैसा कि यहाँ पे ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो ये किसका है, जैसे ये के अंदर अल्कीन्स ग्रुप मतलब चेन है, आगे कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, COH ग्रुप लगा होगा, लेकिन चेन के अंदर तो CH2 का वो है ना आपके पास फंक्शनल ग्रुप, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ठीक है, लंबी चेन, लॉन्ग चेन्स होती है ना बायोडीजल के अंदर, तो हो सकता है वो अल्कीन्स की, हो सकता है वो ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। तो ये आप फंक्शनल ग्रुप्स याद कर लेने हैं। जो स्पेक्ट्रास दिए हो कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेक्ट्रास हैं लोग, सारी चीजें आपको दी हुई हैं। ठीक है, और जो नहीं दी हुई इसी में फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है। सर ये ठीक है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का और है? किसी में वेव नंबर लिखा हुआ। अब आप लोग खुद से याद कर लो यहाँ पे, जिसमें वे बेटा ये सर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा शायद, 10 का है मेरे ख्याल से। हाँ, आपको कोई आपने से बताया कि 2 स्पेक्ट्रास आएंगे, दोनों के नाम भी लिखने हैं और दोनों की पीक्स के ऊपर जो है ना पीक को शो भी करना है किस फंक्शन। जी 2 स्पेक्ट्रास, एक स्पेक्ट्रा समझ 5 नहीं है क्या कह रहे हो? 2 स्पेक्ट्रास आएंगे आप कह रहे हैं, जी बच्चे, और एक 5 मार्क का है। हाँ जी ओके जी, एक 5 मार्क का होगा। एक एक नंबर आपको उनकी नाम लिखने का मिलेगा और बाकी 4 नंबर जो है आपको
उनके फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के मिलेंगे। जी बच्चों, किसी को कोई क्वेश्चन है आप बता दें। सर एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बायोडीजल का ये खोला है स्पेक्ट्रा, कुछ पीक्स ऐसी होती हैं जिसको जी उसने अंडरलाइन नहीं किया, जैसे ये 2000 और 2500 के दरमियान पीक्स हैं, लेकिन जैसे पीक्स हाँ, हैं ऊपर ट्रिपल। देखो मैंने आपको वहां पे एरो लगा के पूछा हुआ खुद ही। सही। आपने सारी पीक्स नहीं बतानी, आपने सारी पीक्स नहीं बतानी। जो मैंने आप लोगों को वहां पे लाइन लगा के कहा हुआ है ना कि इस पीक का लिखना है, बस आपने वही पीक बतानी है। सही हो गया। ठीक है, क्लियर है ना? कि मतलब मैंने यहाँ पे अगर ये वाली पीक का पूछ रहा हूँ ना, ओ एच वाली का, तो मैंने यहाँ से ये यहाँ पे एक लाइन लगाई होगी कि इस पीक का बताओ। अगर मैं इसका पूछना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे नहीं बताई तो आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है। सही। अच्छा वैसे एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्या हर पीक को हमने कंसीडर करना होता है ग्राफ में, हर पीक को, या कोई नेग्लिजिबल? नहीं नहीं, हाँ कुछ को हम इग्नोर भी कर देते हैं जो हमारे काम की नहीं होती ना, वो उनको हम जो है अच्छा, जब हम पेपर्स की बात करें ना, रिसर्च पेपर्स में जब हमें अपने मटेरियल को आइडेंटिफाई करवाना है कि जी ये जो हमने मटेरियल बनाया है वो वाकई ही ये, उसमें हम जो उसके मेजर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, हम सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करते हैं। हम कहते हैं कि देखो जी ये टी आई ओ के दरमियान बॉन्ड था, या ओ टी आई ओ के दरमियान बॉन्ड था, या मैं कहता हूं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन था, या कार्बन डबल बॉन्ड ओ था। ठीक है, या एन ट्रिपल बॉन्ड एन का बॉन्ड था, या एन ट्रिपल बॉन्ड सी का बॉन्ड था। ठीक है, तो अगर वो जो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो मेन उस चीज के हैं, देन हम उनको हम उन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ पीक्स इसने इग्नोर की हुई हैं, जरूरी नहीं है कि हम सारी पीक्स के ऊपर अपना वो देना स्टार्ट कर दें कि जी नहीं ये फलां है, ये फलां का है, ये फलां का है। हमें जो मेन लिटरेचर जो हमें बताएगा ना, हमने उतनी ही जो है ना रिपोर्ट करनी है। जैसे यहाँ पे उसने कितनी दी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हम 10 भी कर देंगे तो अंडरस्टूड बात है, मौजूद है, स्पेक्ट्रा तो मौजूद है ना। अगर वो इन केस वो पूछ लेता है खुद से कि जी ये बताओ कि ये जो है ना 500 और 1000 के दरमियान जो है ना ये दो पीक शो हो रही हैं, आपने एक बताई है तो दूसरी किस चीज की है, देन हम उसको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपके थीसिस में कोई पूछ लेता है आपसे तो आप लिखो मत, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि यार ये फला फंक्शनल ग्रुप की हो सकती है। ठीक, उसके लिए क्या है, उसके लिए जो ये आपको ये वाला टेबल बताया गया है, ठीक है, इसकी कॉपी करवा के रख लो। जब वाइवे में जाना है उनके सर जी एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट जरा देख के बता दो। जब थीसिस लिखोगे उसमें तो एग्जाम तो नहीं है ना, वो उसमें तो आप वहां पे देख के बता सकते हो, जरूरी नहीं है कि वहां पे आप जुबानी याद रखो। इतनी पीक्स हैं जुबानी नहीं भी याद रहती, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी आपको करनी पड़ेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कि हमें आप जी आपको पता है कि ये फंक्शन, ये देखो अल्कोहल या फिनोल्स का फंक्शनल ग्रुप जो है ओ एच वाला कितने पे पीक शो करता है, अगर वो फ्री है तो वो 3600 3650 के दरमियान, अगर वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड फॉर्म में है तो 3200 से 3400 के दरमियान। अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, तो उसकी पीक कितनी है, 2400 से 3400 के दरमियान। वो पूरी ब्रॉडर पीक होगी, पूरी की पूरी 2400 से स्टार्ट होगी और 3400 के ऊपर जाके खत्म होगी, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH है। ठीक है, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ, देन वो 3200 से 3400 के दरमियान हो जाएगा। इसी तरह ये कार्बन सिंगल बॉन्ड अमाइंस का है, नाइट्रोजन का 1000 से 1350 के दरमियान। फिर अमाइंस और ऑक्सीमाइज, सी डबल बॉन्ड एन सी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्राइल्स, ये 2240 2260 के दरमियान अपनी पीक शो करते हैं। ठीक है, फिलहाल आपने सिर्फ इतना ही बताना है कि ये फंक्शनल ग्रुप है और ये फलां इसकी वेवलेंथ है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से तकरीबन यही यही बॉन्ड है जो स्पेक्ट्राज में दिए हुए हैं ज्यादातर, या तो कार्बन नाइट्रोजन का, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये NH का है, OH का है, CO सिंगल बॉन्ड का है। देखो ये CO किसका हो सकता है, अल्कोहल का भी हो सकता है, ईथर्स का हो सकता है, ईस्टर का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, या एनहाइड्राइड्स का, कोई भी हो सकते हैं। तो आपने ये जब आप डिटेल लिखते हो ना अपने स्पेक्ट्रा की, तो आपको थोड़ा आइडिया होता है कि लिटरेचर क्या कह रहा है कि अगर इस वेव नंबर के इस रेंज में कोई पीक शो हुई है तो आप कहोगे ये CO की है, लेकिन अगर वो मटेरियल अल्कोहल का था तो वो आप कहोगे कि ये अल्कोहल का CO ग्रुप था। वो लिटरेचर आपको थोड़ा सा हिंट दे देता है कि उन्होंने क्या कहा हुआ है। ठीक है, ये ईथर का है या ईस्टर्स का है। बाकी ये C डबल बॉन्ड O हो सकता है, वो एल्डिहाइड का भी हो सकता है, वो कीटोनिक ग्रुप का भी हो सकता है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का भी हो सकता है, वो एस्टर ग्रुप का भी हो सकता है, वो अमाइड ग्रुप का भी हो सकता है, एनहाइड्राइड का भी हो सकता है, एसिड क्लोराइड्स का भी हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट उसकी, और सबके लिए क्या है, सबके लिए पीक्स के अलग अलग वैल्यूज हैं, थोड़ी थोड़ी सी रेंज है, लेकिन स्पेसिफिक बता दिया है कि अगर ये है तो इट मीन्स कि आपका मटेरियल कीटोनिक ग्रुप वाला है, आपके मौलिक सब्सटेंस में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, उससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि यार ये कोई कीटोन्स वाला कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, या ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो सकता है। इसी तरह C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पीक्स आपको याद करनी है। ठीक है, ये कुछ ज्यादा वो नहीं है, CH की है, C सिंगल बॉन्ड C की है, C डबल बॉन्ड C की है, C ट्रिपल CH, CO OH NH, और ये तीन ज्यादातर यही है बस जो जो अब तक आपने पढ़ी है। ठीक है, फिलहाल इतने जो आपकी स्लाइड्स में है वो इतना ही है। बाकी आप देख सकते हो, हम लोगों ने जब अपनी तैयारी की, पेपर एग्जाम पढ़े थे, तो हमें तो इस तरह के यहाँ पे बॉन्ड्स दे देते, वो स्पेक्ट्रास दे देते थे टीचर्स, और कहते थे चलो जी खुद ही बताओ, इसका फार्मूला भी लिखो। मैं तो सिर्फ नाम पूछूंगा ना, वो कहते थे इसका फार्मूला भी गेस करो कि कौन क्या बन सकता है। ठीक है, तो उस इसको फिर जो है ना इस तरह से आपको याद करने पड़ते हैं कि किस तरह को, मतलब आप यूं कह सकते हो कि इससे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी सब्सटेंस की, और उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, या उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो ये आपके मटेरियल की जो है कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स की जाती है। तो ये आपके पास 8 स्पेक्ट्रास हैं जो कि आप लोगों ने याद करने हैं। ये यहाँ पे बॉन्ड लिखे हुए हैं, बॉन्ड्स। ठीक है, इसके साथ आपने वो लिख लेनी है। ठीक हो गया, ओके जी। जी बच्चों, ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो फिर पूछ लें। सर कोई ये जो है ना, इसने साइड चेन के बारे में बताना है, फंक्शनल ग्रुप के साथ कौन सी साइड चेन जुड़ी हुई है, नहीं नहीं, ये मिथाइल है, प्रोपाइल है, या ब्यूटाइल, बस पेंटाइल, आप, अल्कोहल है अगर हमने। नहीं नहीं, कोई, बस आपने फंक्शनल ग्रुप बताना और उसका वेव नंबर बताना बस। वेव नंबर आपको खुद पता लग जाएगा, नीचे ग्राफ स्केल दिया हुआ है, स्केल से आपने अंदाजा लगाना है कि यार ये फला इतना रेंज में आ जाएगी ना कि 2925 है, 2920 है, 2921 है। ओके जी, नहीं है कोई क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।
क्लास खत्म हो गई कौन आंसर कोई